वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज 12 जनवरी कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ध्यान से सुनिए। तो कैंपबेल नाम से आप सुना हो, कैंपबेल घाटी है, कैंपबेल करके, वो अंडमान निकोबार से संबंधित, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अंडमान निकोबार जैसा दिया नहीं है। तो आप एक बार सोच सकते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर होगा। तो अब ये तो याद रखना चाहिए, गैलाथिया नेशनल पार्क और कैम्बेल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ठीक है। अब कार्बन तटस्थता से तात्पर्य शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करना। पहला सही हो जाए, पहला देखिए हो गया। दूसरा के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की समाप्ति के बाद ही कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल की जा सकती, दूसरा हुआ। और तीसरा का अक्षय ऊर्जा सदैव शून्य कार्बन उत्सर्जन का उत्पादन करती। तो पहली बात, एक्सट्रीम वर्ड, सदैव शून्य कार्बन को उत्सर्जन करते हैं। कोई भी अक्षय ऊर्जा, जैसे हमें सिलिकॉन ही बनाना है या सोलर पैनल बनाना है, तो उस पैनल को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ ना कुछ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो उसके पीछे जो बनाने के प्रोसेस हो थोड़ा बहुत उसकी रिएक्शन हो के CO2 को उत्सर्जन हो, तो मतलब सदैव शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे, ये बहुत एक्सट्रीम लगता है। तो अब थर्ड ऑप्शन कट करेंगे तो देखेंगे कि तीसरा कट करने के बाद तो ऑप्शन नंबर ए में पहुंच जाएंगे, वही सही है, ऑप्शन ए। दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की समाप्ति के बाद ही कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल की जा सकती। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की समाप्ति, ये मतलब कि जितना उत्सर्जन हो जाए उसको अपनी एनवायरनमेंट द्वारा अवशोषित है उसकी मतलब मात्रा ना बढ़ पाए जितना है। तो ये लगभग शून्य शून्य से मतलब तटस्थता के लेवल पे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कार्बन तटस्थता से तात्पर्य क्या? शून्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करना। तो बिल्कुल पहला सही है। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है ये बताना है। इसमें इसे संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बिना नहीं लगाया जा सकता। तो एक तो इसमें 3-4 कंडीशन होती है। एक तो राज्यपाल से सिफारिश करता है और राष्ट्रपति को खुद लग जाता है कि इसमें संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चल रही है, तो भी लगा सकता है। तो सिर्फ उसी के तहत की जाए, वो भी लिखित सिफारिश, ऐसी कुछ जरूरत बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाए गलत। दूसरा क्या, राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके लिए पहले लोकसभा या तो राज्य जो सदन एक जगह से पारित होना चाहिए, फिर दूसरी सदन में भी पारित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कौन निकालता है। तो इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूपीएससी में रैंक वैंक नहीं पूछते, मगर फिर भी इसके 68th रैंक है इस बार इंडिया की। कभी कभी समाचार में चर्चित लैम्पेडुसा द्वीप स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये इसको भी पता होना चाहिए, भूमध्य सागर। अगर आपको नहीं पता तो एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमध्य सागर में बहुत ज्यादा द्वीप है। लाल सागर एक बिल्कुल छोटी स्ट्रिप में है, तो यहाँ होने की संभावना कम है। काला सागर, इसमें भी होने की संभावना, ब्लैक सी में भी कम है। कैस्पियन भी कितार के बीच में झील है, इसके बीच में भी होने की संभावना कम है। तो आप भूमध्य लगा सकते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए लैम्पेडुसा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना क्या कौन सा सही है। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय की व्यस्तता को मजबूत करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ फिर दूसरा क्या, चयनित प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तीसरा का, प्रवासी भारतीय दिवस का पहला अध्याय 2000 में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले ध्यान रखें, ये पहली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 2003 में आयोजित किया गया। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और 3 से तो प्रत्येक साल होता था, 2015 में आके बदल दिया गया, इसको 2 साल कर दिया गया, तब से 2 साल में एक होता है। तो यहाँ पे हर साल नहीं, यहाँ पे 2 साल में होता है। तो पहला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। यहाँ चयनित प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही। निम्नलिखित में कौन सा कथन है, और यहाँ पे निष्कर्ष के संदर्भ में सही बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां सॉरी जो अभी हुआ है, हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में था। तो सभी भारतीय राज्यों में शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट आई। पहली बात तो सभी है, तो आप ध्यान से इसको अंडरलाइन में कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या, सभी सर्वेक्षण किए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार ने शिशु और बाल मृत्यु दर में सबसे अधिक प्रचलन, मतलब बहुत ज्यादा कमी दिखाई है या प्रचलन दिखाया है। तो पहली बात तो सभी भारतीय राज्यों में गिरावट नहीं हुई है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनमें मिजोरम और इनमें बढ़ोतरी हुई है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है कि जितने भी ये यहाँ पे सभी का मतलब ये नहीं कि इससे कोई रिलेशन है, यहाँ सभी क्या राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में बिहार के बारे में है। शिशु बाल दर में सबसे अधिक प्रचलन दिखा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है। संचार प्रौद्योगिकी संदर्भ में एलटीई और वोल्ट या वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में क्या अंतर है? सही कथन को चुनें। तो एलटीई को आमतौर पे 3G के रूप में और वोल्ट को आमतौर पर उन्नत 3G के रूप में बेचा जाता है। दूसरा क्या है, एलटीई डेटा ओनली टेक्नोलॉजी और वोल्ट वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है। तो इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्यों? यहाँ पे क्या है, एलटीई ये 4G टेक्नोलॉजी है और ये 4G के साथ साथ में इस काम करता, मतलब डाटा के लिए भी काम करता। तो यहाँ पे क्या, डेटा ओनली ना होके ये डेटा के साथ साथ वॉइस भी एलटीई काम करता है। तो यहाँ पे वोल्ट में भी डाटा का काम होता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी सही है। 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कौन सा सही है, सही बताना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5G तकनीक उच्च बहु जीपीएस शिखर डेटा गति अल्ट्रा उच्च विलंबता अधिक विश्वसनीयता और बड़े पैमाने पर नेटवर्क दक्षता के लिए है। दूसरा क्या, 5G वायरलेस डिवाइस एक स्थानीय एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ते हैं। वर्तमान में 5G तकनीक केवल अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देशों में उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, अल्ट्रा उच्च विलंबता। तो यहाँ नाम से पता है यहाँ पे क्या है कि बहुत लो लेटेंसी, मतलब लो, बहुत कम विलंब होना चाहिए डाटा ट्रांसफर होने में। तो पहला तो हो जाएगा गलत। जैसे आप पहला कट करेंगे तो ए और बी हो नहीं सकता, तो या तो आपका दूसरा तीसरा होगा या तो दूसरा होगा। तो ध्यान रखिए कि अभी लगभग 35 से अधिक देशों में तो 5G तकनीकी है या उसका उपलब्ध है। तो ये सिर्फ इन देशों में नहीं, तो तीसरा ऑप्शन भी कट जाएगा, तो तीसरा कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ सही नहीं बताना है। भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ठीक है, सही नहीं बताना। तो ये यहाँ BIS का राष्ट्रीय मानक निकाय जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। दूसरा क्या, BIS प्रमुख की नियुक्ति कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। BIS एक वैधानिक निकाय है। तो आप ये जानते हैं BIS एक वैधानिक निकाय है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सही नहीं पूछा गया, तो तीसरा कट जाएगा और सभी नहीं, तो ये कट जाएगा। दूसरा क्या है, ये आता है कंज्यूमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे वाणिज्य कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, तो पहला ऑप्शन हो जाए गलत। तो पहला पूछा गया, तो कहाँ पे पहला सिर्फ दिया हो यहाँ, तो इसका मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा हो जाएगा। और ये इसकी नियुक्ति या कौन करता है, ये एक्स ऑफिसो मिनिस्टर जो होते हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, वही इसके प्रमुख होते हैं। हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया गया, जिसमें निम्न में से कौन सा जनादेश है? नीचे दिए कोड को उपयोग करके सही उत्तर चुनें, ठीक है। सही उत्तर चुनना, त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करना। दूसरा का, व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए उद्योगों को
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना, पनडुब्बियों और जहाजों की आउटसोर्सिंग करना। तो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या है कि इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे नाम से पढ़ना, नौसेना में नवाचार करना और स्वदेशी संगठन के माध्यम से, ठीक है, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आउटसोर्सिंग नहीं करना, अपनी यहाँ पे तकनीक का विकास करके नवाचार करना। जैसे थर्ड ऑप्शन, त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करना। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। और जैसे ही दूसरा नहीं होगा तो अब सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी में पहुंच जाएंगे, व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या है, एफआरबीएम अधिनियम में स्पेस क्लॉज केंद्र को निम्नलिखित में से किस आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने की अनुमति देता है। तो ये इम्पोर्टेंट स्केप क्लॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से भी इसमें मतलब इसकी चर्चा हुई है। तो अब ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के में स्केप किया जा सकता है, मतलब अपने जितना फिजिकल डेफिसिट है टारगेट को, वैसे 3% लाने की बात है, उससे भी वो डेविएट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के फॉर्म में कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा में भी कर सकते हैं, कृषि का मैं पता नहीं, कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी है, या संरचनात्मक सुधार में भी कर सकते हो। तो प्रोक्त चारों सही हैं। असीम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये किसने लॉन्च किया गया? तो असीम अभी लॉन्च किया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, याद कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर मलेरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी के रूप में इसका कारक होता है, जो इसका कारक होता है मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के इसके कारक होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है, जैसे ही पहला सही हो जाएगा तो आप पहला और मतलब ये पहला ही है, ठीक, सॉरी, तो दूसरा मतलब सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये एक संचारी रोग है, पता नहीं, इसे होल्ड पे रख दीजिए। इसे वर्तमान में कोई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मलेरिया वैक्सीन नहीं है, मतलब WHO द्वारा भी सर्टिफाइड कोई भी वैक्सीन मलेरिया के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा जैसे ही सही होगा तो तीसरा कहाँ दिया हो, तीसरा यहाँ दिया, इसका मतलब क्या है कि दूसरा भी सही होगा। ये एक संचारी रोग, संचारी मतलब कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लाज्मोडियम परजीवी या कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जिनका संचरण एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो ये संचारी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। भारत में शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय, बहुत ही टफ क्वेश्चनों में से गिनती हुई थी, जिसमें बहुत ही माइन्यूट से चेंज किया गया। जैसे आप ध्यान से पढ़िए, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, आप फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। आप कलकत्ता मदरसा हम लोग पढ़ने तो वार्न हेस्टिंग ने की थी। तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा कहाँ नहीं दिया, पहले तीसरा और यहाँ नहीं दिया। तो इसका मतलब पहला दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, या तो इसमें आपको अगर नहीं पता तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो आर्थर वेलेस्ली ने नहीं की थी। यहाँ पे नाम में ही गलती कर दी गई थी, आर्थर वेलेस्ली ने, रिचर्ड वेलेस्ली ने की थी, वेलेस्ली ने की थी। तो ये ऑप्शन थर्ड है। तो जैसे गलत होगा तो भी आप इसको कट करके पहले दूसरे में अटक जाएंगे। अब बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो जोनाथन डंकन ने की थी। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन नंबर बी से। थैंक यू फॉर